नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर हमारा टॉपिक चला था भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसके अंदर किसका उल्लेख किया गया, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कह सकते हैं DPSP, संक्षेप में हम इसको बोलते हैं DPSP। कहने का मतलब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिसके बारे में हमने विस्तार से पिछली क्लास के अंदर देखा था। प्यारे विद्यार्थियों, किस तरीके से भारतीय संविधान के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। आज हम बात करेंगे इसके अनुच्छेद एक एक, जो भारतीय संविधान में इसकी क्या लैंग्वेज है, शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आज वाला वीडियो, आज वाली हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक है, गजब है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना तो मत भूलना, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उन अनुच्छेदों को देखेंगे एक एक करके, क्रम से, शब्द से। अति महत्वपूर्ण कौन से हैं जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, उस पे गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों। आ रही ना वास्तव में, और स्पष्ट आपको दिख भी रहा होगा। अगर कम दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो एक बार इस वीडियो के लिए अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ये मेरा निवेदन है आपसे, जो कि आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा। दिख रहा है क्या, बता दो ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इसलिए आज वाली क्लास बहुत ही मजेदार, रोचक है, अंत तक पूरी जरूर देखना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। वही परिभाषा कौन सी, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है ना, वही राज्य की परिभाषा है। प्राथमिकता 12 को देनी है, अगर 36 भी आ जाए तो इसको भी आप कर सकते हो। राज्य की परिभाषा, राज्य के प्राधिकारी कौन कौन शामिल होंगे वो बात बताइए। अनुच्छेद 36 में परिभाषा, गौर से सुनना अच्छी तरीके से। अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो सुन तो सकते हो ना प्यारे विद्यार्थियों। आज वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर कर लो इस बात के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, चले आगे। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। कहने का मतलब यही है कि ये न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर भी राज्य का कर्तव्य होगा कि निर्देशों के अकॉर्डिंग, राज्य का कर्तव्य होगा कि निर्देशों के अकॉर्डिंग विधि या कानून बनाए। आपको एक ही बात याद रखनी है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय और वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व। ये बात कौन से अनुच्छेद में है तो गौर कर लेना, अनुच्छेद 37 में है, अनुच्छेद 37 में। उसके बाद में अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। ये शब्द भी इसके अंदर व्याख्या में लिखा हुआ है। ये तो मैंने केवल टाइटल बताई हैं, जबकि इनके अंदर व्याख्या और कर रखी है।
भारतीय संविधान के अंदर, बैरक एक्ट के अंदर। लेकिन सबसे पहले तो हमें इन टाइटल का भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। आई ना बात समझ में? पल्ले पड़े हैं न? कैसी लग रही है क्लास आज वाली? राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आगामी कंपटीशनों में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। गौर कर लेना साथियों, ये मेरा दावा है। हाँ, आगे देखो, अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं इसके अंदर। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है इसके अंदर, जो कि स्त्री पुरुषों के लिए जीविकोपार्जन के लिए साधन व्यवस्था करेगा। वहीं इसी के अंदर दिया हुआ है, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। मूल संविधान में ये भौतिक संसाधन प्रदान करवाएगा। ये सारी बातें इसके अंदर है। हालांकि इसके अंदर आप देखोगे राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, इसके अंदर भी आप देखोगे एक चय बना रखा है, जो बाद में जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय जीवन प्रदान करेगा, उसकी शोषण से रक्षा करेगा, शोषण से रक्षा करेगा। ये बाद में जोड़ा गया है, गौर कर लेना। जो कि इसके अंदर आप कहोगे कैसे लेके अड़े तक तो है 5, लेकिन छठा बाद में जोड़ा गया है। और एबीसीडी में लो तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो, अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा देखा है मैंने पेपरों के अंदर इस लाइन को, इसका क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। अनुच्छेद 39 क, यहां क की जगह ए भी आ सकता है, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना? हम बात करें अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में कैसे लिखा गया है। हाँ साथियों, देखो 39 क या ए में कहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य प्रदान करेगा। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 8 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। नोट कर लेना, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। जो मैं कह रहा हूं ना बार बार कि बाद में जोड़े गए नीति निदेशक तत्वों को तो जरूर तैयार कर लेना। आ गई बात समझ में? हाँ जी, तो ध्यान देना 39 कहते समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा राज्य, लेकिन करे तो करे ना करे, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है। ये राज्य के लिए ये बाध्यकारी नहीं किए गई हैं, तो इस बात को जरूर नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करेगा। कर रखी है, देख लो साथियों, है कि नहीं है? जो ग्राम पंचायत हमारे 40 है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था 1992-93 के द्वारा, जो भारतीय संविधान के भाग 9 के में हम कह सकते हैं ग्रामीण और शहरी स्वशासन की व्यवस्था कर दी गई अनुच्छेद 243 के अंदर। नोट करो, तो इसलिए 40 अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, बहुत बार पूछा जाता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक तरफ अनुच्छेद और एक तरफ उनके प्रावधान दे दिए जाएंगे, मैच करवाना, कूट मिलाना, संगत असंगत भी पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कर लेना। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 41, जो कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार देगा राज्य नागरिकों को, दे तो दे ना दे। जैसे कि आपने देखा होगा नरेगा
महानरेगा कह दो एक प्रकार से, तो ये इसी काम के तहत तो है। ये तीनों शब्द गौर कर लेना। कुछ दशाओं में राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देगा नागरिकों को। अति महत्वपूर्ण है, ऐसा अंदरूनी क्वेश्चन आ सकता है, इन पे ही तो गौर करना है। ध्यान दो साथियों। उसके बाद में 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ध्यान दो, जो कि काम की न्याय संगत, इसी से जुड़ा हुआ है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध करेगा। महिलाओं को प्रस्तुति अवस्था में सहायता देगा। जैसे अपनी राजस्थान सरकार ने 6 माह का अवकाश दे रखा है अवैतनिक, तो कहने का मतलब है एक प्रकार से कि यहां पर प्रस्तुति सहायता का उपबंध करेगा राज्य। करे तो करे, ना करे कोई प्रतिबंध नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। हाँ जी। उसके बाद में 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। नोट करो, कर्मकारों का मतलब है मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा मजदूरों के लिए राज्य। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था, पहले नहीं था। क्या कहा है कि उद्योगों के अंदर प्रबंध में कर्मकारों की, मजदूरों की भागीदारी होगी, भाग ले सकते हैं, पार्टनरशिप होगी। ये व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 9 के तहत इसे जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। नोट कर लो, जो आप ये देख रहे हो रेड में, ये ध्यान रखना, ये बाद में जोड़े गई हैं, इन्हें तो जरूर तैयार करना। उसके बाद में 43 ख, जो कि सहकारी समितियों का उन्नयन, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 की धारा 3 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, पहले नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। कहा कि सहकारी समितियों के उत्थान के लिए, स्थापना के लिए, प्रबंध के लिए राज्य व्यवस्था करेगा। करे तो करे, ना करे मेरी मर्जी, जो चाहूं करूं, क्योंकि राज्य को बाध्यकारी नहीं बनाया गया। आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते, क्योंकि न्याय और वाद योग्य नहीं है। आई बात समझ में? तो ये बाद में जोड़े गए हैं, इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। आ रहा है ना समझ में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रही हैं, कैसी लग रही है आपको क्लास? स्पष्ट दिख रहा होगा, और दिख नहीं रहा तो सुन तो रहा ही होगा। अच्छी प्रकार से कैच करो और अपने दिमाग में लिखो, जो आगामी भविष्य में हमारे काम आ सके प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना? तो ये तो है अनुच्छेद, और ये अनुच्छेदों के अंदर प्रावधान, व्यवस्था, अनुच्छेदों के अंदर ये बातें लिखी हुई है। ये तो टाइटल है, जबकि इसके अंदर व्याख्या और कर रखी है, जो आगे हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे पूरी अच्छी प्रकार से। इनके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कंपटीशन में, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी सफलता, मारो उद्देश्य था की सफलता। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना चाहूंगा, 100% आपको बताना चाहूंगा, तैयार करना आपका काम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पल्ले तो पढ़े है ने, समझ में तो आवे है ने, क्या पढ़ रही है हम? ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, उसके आगे देखो 44,
अति महत्वपूर्ण है साथियों, गौर करना। बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, देखा भी होगा आपने, और अभी तक नहीं देखा तो आगामी भविष्य में देख भी लोगे। देखो इसमें कहा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाएगा राज्य। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, पूरे देश के लिए एक कानून बनाएगा। हालांकि ये अब नहीं है व्यवस्था, हाँ सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि पूरे देश का एक कानून हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हो कानून अलग अलग है, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, बालकों के लिए अलग। तो कहने का मतलब इसके द्वारा पूरे देश का एक कानून बन जाएगा, लेकिन ये तत्व अभी लागू नहीं है। कोशिश जरूर कर रही है सरकार, समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता कह दो, पूरे देश का एक ही कानून हो, उसे कहा जाता है। उसके बाद में 45 बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक शिशुअवस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। गौर करना साथियों, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। सर यहां पे कै क्यों नहीं लिखा, ए क्यों नहीं लिखा? जैसे कि इसके अंदर कै या ए लिखा हुआ है, इसके अंदर भी कै, या फिर आप कह सकते हो ए भी आ सकता है, यहां पे ए बी बन सकता है कैपिटल, और यहां पे ख लिखा हुआ है तो बी भी बन सकता है। नोट कर लेना, यहां क्यों नहीं, ना जी ना। यहां पे जो पहले व्यवस्था थी, पहले जो प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, उसको हटा करके उसकी जगह ये लिखा है कि बच्चों की प्रारंभिक शिशुअवस्था की देखरेख करेगा। बच्चों की जो शिशुअवस्था होती है, जो आप देखोगे 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष से पहले की, उस समय तो वह देखरेख करेगा, और उसके बाद में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करेगा। जैसे कि आप आंगनबाड़ी देख रहे हो, वो इसी के तहत ही तो है। 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए राज्य देखरेख की व्यवस्था करेगा पहले। उसके बाद में जैसे ही वो शिक्षा के लायक बन जाएगा, कहने का पढ़ने जैसा बन जाएगा, तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। तभी तो आपने देखा होगा आंगनबाड़ी की सहयोगिनी जो बहनें आती है हमारे घर में और कहती है कि आपके बच्चे को आंगनबाड़ी में भेज दो, तो हम कहते नहीं भाई ये तो अभी छोटा है। तो उनका जवाब क्या होता है कि छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज दो, हम इसे पहले तो देखरेख खेल खिला देंगे, और उसके बाद में जैसे ये शिक्षा के लायक बनेगा तो इसकी शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। कहने का मतलब है कि माता पिता का दायित्व इतना ही रह गया, बच्चे को पैदा करना, जन्म देना, उसके बाद में जो व्यवस्था करेगा वो कौन करेगा? राज्य करेगा। आगे ना बात समझ में? अब तो क्लियर है ना? पहले 6 से 14 था, लेकिन अब 86वें संशोधन 2002 के द्वारा यहां कह दिया 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ये 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हम आगे देखेंगे कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है, तो आप देखोगे इसके द्वारा 3 जगह प्रावधान किया जाएगा, जो कि किस कै में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बन जाएगा। वहीं 45 में ये तत्व बन जाएगा, निर्देश दे दिया जाएगा। वहीं 51 कै के अंदर, के के अंदर 51 कै के अंदर 11वां मूल कर्तव्य बना दिया जाएगा। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 3 जगह प्रावधान करता है, 3 जगह संशोधन करता है। इस समय प्रधानमंत्री होंगे अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे मुरली मनोहर जोशी, जिसे हम शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं। ये बात नोट कर लेना, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखो,
46 अनुसूचित जातियों SC, उसके बाद में अनुसूचित जनजातियों ST, SC और ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य। शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा और साथ में अर्थ रुपए पैसे जो आप देखते हो ST SC या दुर्बल वर्ग को जो हम कहते हैं BPL है या अन्य कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है ना, उनके लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो इसी के तहत तो है। देखो अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। नोट करो, अति महत्वपूर्ण है। SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के 3 शब्द ऐसे भी तैयार कर लेना और शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की 2 शब्द शिक्षा की भी और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। राज्य ऐसा कार्य करेगा। उसके बाद में 47 जो कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, 2 शब्द पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है अंदरूनी, यहां से नोट कर लेना इसको। पोषाहार स्तर है, जीवन स्तर है, उसको तो ऊंचा करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा और स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता है। यहां कर्तव्य नाम दे रखा है संविधान में, जो कि आप देखोगे मद निषेध, इसी के अंदर हम कह सकते हैं, क्योंकि मद से स्वास्थ्य खराब होता है, जबकि स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए मद का निषेध। जो भी मादक पदार्थ हैं, जो भी मादक वस्तुएं हैं, अगर वो औषधि के रूप में काम आ रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो औषधि के रूप में काम नहीं आ रही तो राज्य उन पे प्रतिबंध लगाएगा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। साथियों गौर करना, ये नहीं कि आप सोचोगे कि जुकाम हो गई तो क्यों न एक प्रकार से मद शराब का प्रयोग किया जाए। वो एक बार हम औषधि के रूप में करते हैं, जो अल्कोहल होता है हमारी दवाइयों के अंदर वो ले सकते हैं, लेकिन उसे नशे की वस्तु मत बनाओ, उसके आदि मत बनो। आगे ना बात समझ में? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है इससे। अनुच्छेद 47 मद निषेध इसी के अंदर है। उसके बाद में 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करेगा। नए आधुनिक वैज्ञानिक जो संसाधन होंगे उनको प्रोत्साहन देगा, कृषि के लिए कृषि को बढ़ावा देगा, पशुपालन को बढ़ावा देगा। जो हमारे दुधारू पशु हैं और उनकी जो नस्ल है, कहने के लोग गाय है और गाय का बछड़ा है, उनकी रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा। गोवध निषेध इसी के अंदर है। 48 में वेरी वेरी मोस्ट है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, हम इनकी व्याख्या आगे नोट्स के अंदर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वाली क्लास नोट कर लो, कैसी लग रही है आज वाली क्लास, बता दो ना साथियों। अगर अच्छी लग रही है तो अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना तो मत भूलना। इतना बढ़िया टॉपिक अच्छी प्रकार से आपको समझाया जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करो, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाऊं। तैयार करना आपका काम है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, पल्ले पड़े को नहीं पड़े बता दो ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चले आगे। हाँ, उसके बाद में देखो अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48
कै गौर करना साथियों अति महत्वपूर्ण है, इसे ए भी कह सकते हो लेकिन कैपिटल आएगा, गौर कर लेना। एक तो ये 39 कै या ए, उसके आदमी 43 कै या ए, उसके आदमी 43 कै या बी और उसके आदमी 48 कै या ए। इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। हाँ जी, इसके अंदर कहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 10 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, पहले नहीं था। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसे जोड़ा गया था, नोट कर लेना। इस समय प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन थे इस समय? फखरुद्दीन अली। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं आजकल कंपटीशनों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। हाँ, तो कहा कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भी राज्य का ही कर्तव्य होगा। ये सभी राज्य के कर्तव्य या दायित्व हैं कि राज्य इनका निर्वहन करेगा, प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, लेकिन करे तो करे ना करे, लेकिन नैतिक जनशक्ति है, राज्य इनका पालन करता भी है। आपने देखा होगा बहुत से नीति निर्देशक तत्व राज्य ने लागू कर रखे हैं, बहुत से नीति निर्देशक तत्वों पे राज्य कार्य कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और जो लागू नहीं हुए उनको भी लागू करने के लिए प्रयत्नरत है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो इस बात के ऊपर, तभी तो हमारा संविधान कितना खूबसूरत है कि उसके अंदर देखो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, जिसके अंदर समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा के तत्व समाहित कर रखे हैं। क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है ना, ये सभी उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद से ही प्रेरित है। जैसे कि गोवध निषेध, मद निषेध, आप देखोगे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, और आप देखोगे ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी का ही तो सपना था ग्राम स्वराज्य में। तो इसलिए देखो कि गांधी जी का कितना प्रभाव है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर। गांधीवादी विचारधारा, गांधीवाद, गांधीगिरी। हाँ जी, उसके बाद में कहने का मतलब है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन राज्य करेगा तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा भी राज्य करेगा। आपने देखा होगा हम रक्षा नहीं करते, वन्य जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा का दायित्व किसका दे दिया? राज्य का दे दिया। तभी तो आपने देखा होगा जो अभयारण्य बना रखे हैं, जो आदेव सफारी पार्क बना रखे हैं, जो रिजर्व क्षेत्र बना रखे हैं, वो राज्य के अधीन ही तो होते हैं। गौर किया है क्या कभी? तो इसलिए गौर करना, जो कि 48 क या ए में ये प्रावधान जोड़ा गया था, जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आगे देखो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक हैं, जो हमारे बड़े बड़े स्मारक कह दो, स्टेचू कह दो, सर्किल कह दो, स्मारक जो बने हुए हैं हमारे, उनकी, और जो स्थान है हमारे बड़े बड़े, जैसे कि लाल किला है, कुतुब मीनार है, हवा महल है, ताजमहल है, ऐसे स्थान और वस्तुओं का, जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं, उनका संरक्षण का कर्तव्य भी किसका होगा? राज्य का होगा। ये दायित्व भी किसका गिना दिया? राज्य का। हम राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा नहीं करते। कभी आपने नोट किया कि हम जब कभी भी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं
जो हमारे राजकीय सरकारी या सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, गढ़ किला कह दो या अन्य कोई परकोटा है, अन्य कोई सर्किल है, अन्य कोई स्थान है, तो वहां पर हम नुकसान ही पहुंचाते हैं, वहां पे गंदगी फैला देते हैं। हम सोचते हैं कि सरकारी माल है, क्या कहते हैं, सरकारी माल है सरकार। अरे तो सरकार किसकी है, हमारी नहीं है क्या सरकार? जब हम देखते किले के अंदर जाते बड़े बड़े नाम लिख देते हैं, अब शब्द लिख दिए जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि और पर्यटक भी तो देखने आते हैं, तब हमारी छवि पे कितना असर पड़ेगा कि देखो गौरव भारत का कैसा है। हम देखते हैं कि किले के अंदर एक दीवार है और उससे एक ईंट निकालने से वो दीवार गिर जाएगी। हम इधर उधर देखते हैं कि कोई देखता तो नहीं है और आप उस ईंट को निकाल दो, दीवार गिर जाएगी। आपको तो मजे आएंगे कि सरकारी माल है। अरे तो सरकार किसकी है साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बताओ। तभी तो सोचा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का, देखभाल का, प्रबंध का जिम्मा किसका, राज्य का होगा। किसका होगा, राज्य का होगा। ये दायित्व राज्य का गिना दिया, नागरिक नहीं कर सकता। हाँ, नागरिकों का कर्तव्य होगा। जो 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। बात एक ही है लेकिन शब्दों में हेरफेर है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा है तब तो बन जाएगा मूल कर्तव्य। 9वां हमारा मूल कर्तव्य नागरिकों का। जबकि याद रखना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आए तो वो बन जाएगा नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। गौर करना, ये है राज्य का। गौर करना, जो कि लाल किला हमारा राष्ट्रीय स्मारक भी है और हमारी सार्वजनिक संपत्ति भी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के बतौर तो हमारा कर्तव्य है और जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के बतौर राज्य का कर्तव्य है। आ गई ना बात समझ में, क्लियर है ना? ठीक है, चलें आगे। उसके बाद में देखो 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। कितना बढ़िया है, देखो हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदृष्टि थे, आगे की सोचने वाले थे। देखो क्या कहे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो। कार्यपालिका अलग हो, न्यायपालिका अलग हो। कार्यपालिका का काम है प्रशासन चलाना, कानूनों को लागू करना, शासन करना, जबकि न्यायपालिका का काम है न्याय करना, कानूनों की रक्षा, व्याख्या और जांच करना। इसलिए कहा कि इन दोनों का एक होना नुकसानदायक होगा। स्वेच्छाचारी मन मर्जी का शासन होगा, क्योंकि आज ये मान लो कि नरेंद्र मोदी के हाथों में न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय हो तो नरेंद्र मोदी अपनी मन मर्जी से शासन करेगा। क्यों? उसके ऊपर रोक लगाने वाला कोई नहीं है, प्रतिबंध लगाने वाला कोई नहीं है। तभी तो कहा कि कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी। हां, भारत में शक्ति पृथक्करण तो नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तो एक ही जगह है, घनिष्ठ संबंध है। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका बनती है, लेकिन न्यायपालिका तो भारत में पृथक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया है भारत के अंदर। भारत देश में कैसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को बनाया गया है साथियों, गौर करो। तो इसीलिए तो कहा है कितना खूबसूरत है हमारा संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है संविधान के अंदर, तभी तो हमारा संविधान बड़ा विस्तृत व्यापक बन गया, जो आज विश्व का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है। हाँ साथियों, और उसके बाद में अंतिम में 51, जो कि 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं। तो 51 में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा राज्य। हमारी विदेश नीति है, इसके अंदर नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। विदेश नीति का प्रावधान, फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का उल्लेख
भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? बता दो साथियों। भारतीय विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, कहां पर किया गया, कौन से अनुच्छेद में किया गया? तीनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण बन सकते हैं। नोट करो इस बात को, बता दो। तो ध्यान देना, विदेश नीति का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में, अनुच्छेद 51 में, और कहां पर? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में किया गया है। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय विदेश नीति, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में उसने स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन किया था। स्वतंत्र रीति नीति से उन्होंने विदेशों से अपने संबंध बनाए थे। तभी तो शीत युद्ध के दौरान उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ भारत, न तो पूर्वी गुट सोवियत संघ की तरफ और न ही पश्चिमी गुट जो कि अमेरिका की तरफ। स्वतंत्र रीति नीति का प्रयोग करते हुए गुट निरपेक्षता नेम नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ था हमारा देश भारत। क्योंकि उस समय स्थितियां ही ऐसी थी कि दोनों महाशक्तियों से भारत को अपना काम निकालना था, दोनों से सहायता लेनी थी। अगर एक की तरफ हो जाता तो दूसरा उसका दुश्मन बन जाता साथियों। तो इसलिए ध्यान रखना, भारतीय विदेश नीति के निर्माता और जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बनी थी 2014 में। चलो आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, वो एक अलग बात है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा राज्य। तभी तो आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं, विदेश यात्राओं पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, चाहे आप कहोगे यूएनओ है, यूरोपीय संघ है, शार्क है, आसियान है, तो ऐसे जो संगठन है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक ही बात कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति शांति शांति, विश्व में शांति कायम होनी चाहिए। शांति और सुरक्षा के लिए भारत आगे रहेगा, क्योंकि भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को देखा है 200 वर्षों तक। अब भारत यही कहता है कि मैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता हूं, कहीं पर भी किसी रूप में क्यों ना हो मैं उसका विरोध करूंगा। जो भी साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से पीड़ित देश या राष्ट्र है उनकी मदद मैं करूंगा, क्योंकि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करूंगा मैं। ये भारत ने अपनी विदेश नीति में अपना लक्ष्य तय कर रखा है। इसके अंदर 4 उद्देश्य भी बता रखे हैं कि भारतीय विदेश नीति किन पे चलेगी। तभी तो कहा मैंने कि नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर के कहता है शांति शांति शांति, जो कि अमन चैन की शांति चाहता है कि विश्व के अंदर चारों तरफ शांति और सुरक्षा कायम हो, कोई भी आतंकवाद ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आ गई ना बात समझ में? तो कैसी लग रही है आज वाली क्लास? है ना बड़ी रोचक, महत्वपूर्ण और गजब? बता दो साथियों, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो इसके अंदर आपको कौन कौन से तैयार करने हैं? एक तो ध्यान रखना 39 क तैयार कर लेना। सामान्य आय और निःशुल्क विधिक सहायता बाद में जुड़ा है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन पहले से ही है इसके अंदर। ध्यान देना, बाद में नहीं जुड़ा, क्योंकि यही ऑप्शन ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। ध्यान देना साथियों। उसके बाद में 40
तैयार कर लेना। ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य। उसके बाद में ध्यान देना 43 क या ए जो बाद में जुड़ा है, 43 ख या बी जो बाद में जुड़ा है। उसके बाद में 44 जो कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाएगा राज्य। उसके बाद में शिक्षा की व्यवस्था 45 ध्यान देना साथियों, जो कि 48 कृषि और पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक तकनीक को प्रोत्साहन देगा। ध्यान देना गोवध निषेध इसी के अंदर है। उसके बाद में 48 क या ए जो कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा, बाद में जोड़ा गया, ये गौर करना। और उसके बाद में 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। कौन? राज्य। और राज्य कौन है? भारत। तो ये थे आपके सामने अनुच्छेद 36 से लेकर के और 51 तक, जो कि हम देखेंगे कुल 16 अनुच्छेद होंगे। कितने होंगे? 16 अनुच्छेद है कुल। ध्यान देना, जो कि इन दो को हटा दिया जाए तो इसके 38 से 51 तक आप देखोगे 14 होंगे। उसके बाद में 39 क को शामिल करना है, फिर 43 क को शामिल करना है और 48 क को शामिल करना है। ये 3 और इस प्रकार से 17 हो जाएंगे। हाँ, और भी जोड़े गए लेकिन उनकी संख्या काउंट नहीं की जा रही है। नोट कर लेना, जो 42वें के द्वारा जुड़े हैं ना, उन्हीं को काउंट किए, ये ध्यान देना। हालांकि 38 में भी एक 44वें संविधान संशोधन के द्वारा असमानता को दूर करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद में 39 6 में भी एक जोड़ा है 42वें के द्वारा, ध्यान देना। वहीं यहां पे 97वें संशोधन 2011 जो कि ये अधिनियम लागू होता है 12 जनवरी 2012 को, तो इसको भी काउंट नहीं किया क्योंकि ये इसी में शामिल है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, ये इसमें है 43 में, मूल संविधान में ही था। ये ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब और भी जोड़े गए। 45वां भी तो नए तरीके से नए सिरे से जोड़ा गया था, लेकिन इन्हें काउंट वैसे नहीं करते। तो इसलिए कह रहा हूं कि 36 में परिभाषा, 37 में न्याय और वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इन दो को छोड़ दिया जाए तो 38 से 51 तक तो 14 होंगे। ध्यान दो, कितने होंगे? 14। देख लो 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। और उसके बाद में 1 2 और 3, इन 3 को ही माना है, इसलिए कुल कितने होंगे? 17 होंगे। वर्तमान में इन्हें तैयार कर लेना, DPSP। ध्यान दो साथियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे गौर करना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना साथियों। अब हम बात करते हैं नोट्स के माध्यम से। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बढ़िया और अच्छी बना सकते हो। तो देखो, इसको अच्छी प्रकार से सुनो और समझो। राज्य के नीति निदेशक तत्व है जो कि हम DPSP भी कहते हैं, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में, ये बात हमने क्लियर कर ली। अब बात करेंगे अनुच्छेदों को लेकर के 36 से 51 तक क्या शब्दावली है और उसके अंदर क्या व्याख्या की गई है, कैसी व्यवस्थाएं, कैसे प्रावधान है। जैसे कि नंबर 1 अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 में, ये नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं राज्य की परिभाषा में। तो ये हमने देखा भी था मूल अधिकारों के टॉपिक में, तो इसे तैयार कर लेना। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो अपना बड़ा जरूर होता जा रहा है, लेकिन है अति महत्वपूर्ण, इसलिए अंत तक जरूर देखना। बहुत सी महत्वपूर्ण, रोचक और गजब
अति महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आएगी, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, भविष्य में बहुत काम आएगी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2 अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ये तो टाइटल इसका शीर्षक, उसके अंदर लिखा हुआ है इसके उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लागू करे ये राज्य का कर्तव्य बता दिया। कहने का मतलब है कि बाध्यकारी नहीं है, अवाद योग्य है, इनके ऊपर कोई न्याय नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। क्लियर है ना? आगे ना बात समझ में। अनुच्छेद 37 ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे नोट लगा के लिखना है कि अनुच्छेद 38 से 51 तक 14 नीति निर्देशक तत्व थे। ध्यान देना, मूल संविधान में अब अनुच्छेद 39 के, 43 के और 48 के 1946 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किए गए, तो 14 + 3 17 हो गए। ये बात हमने बोर्ड के ऊपर अच्छी प्रकार से समझी थी, क्लियर हो गई ना? उसके बाद देखो वर्तमान में अनुच्छेद 38 से 51 तक 17 निदेशक तत्व हैं, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। और भी कई संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, लेकिन संख्या में शामिल नहीं माने थे। जो बड़ी बुकें हैं राजनीति विज्ञान की टेक्स्ट बुकें, वो शामिल नहीं करती। नोट, बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यही बात कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जो राहत इंदौरी जी ने ये बात कही थी, इसे हमेशा जीवन में याद रखना। हाँ, राहत इंदौरी जी तो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनके कही हुए वक्तव्य हमें जरूर प्रेरणा देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। उसके बाद देखो आगे अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। राज्य ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों शब्द आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिले थे, और यहां राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में है, जो अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नोट कर लो, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अनुच्छेद 39, इससे बहुत बार क्वेश्चन निकाले जाते हैं। राज्य असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसके अंदर भी भाग बना रखे, ए या के, ए ध्यान रखना छोटा आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। गौर करना, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन। बी के अंदर ख में दिया है भौतिक संसाधनों का समावित्व और नियंत्रण को बांटना। सी या ग में दिया है आर्थिक व्यवस्था करेगा, अहितकारी सकेंद्रक न हो, कहने को लो एक जगह केंद्रीकृत न हो बल्कि उसका विकेंद्रीकरण हो, बंटवारा हो, ऐसी व्यवस्था करेगा। ये मूल संविधान में ही है। साथियों गौर कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कई लाइनें बना दी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट है। और उसके बाद में डी या घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, जो कि सरकार ने कर रखा है। आप देखो गवर्नमेंट जॉब जो लगता है उसके अंदर स्त्री पुरुषों को समान वेतन दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं वो एक अलग बात है। राज्य असमानता नहीं करेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, पल्ले तो पढ़े है न, समझ में तो आ रही ना। आज वाली क्लास कितनी रोचक, गजब महत्वपूर्ण है ना, मजेदार, मजे आ रहे ना। आज राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ करके एकदम क्लियर हो रहा है,
आपके। उसके बाद में ई यार्ड है, पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, ऐसे खतरनाक स्थानों पर जहां काम ना करे, जहां पे उनके स्वास्थ्य को प्रभाव पड़े। ये भी मूल संविधान में। हाँ, अब देखो एफ ये बड़ा है कैपिटल, च ये बाद में जोड़ा गया, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण देगा, शोषण से रक्षा करेगा। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, धारा 7 के द्वारा। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बन सकता है, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 39 क या ए कैपिटल जो बाद में जुड़ा है, राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संशोधन 1976 द्वारा यह जोड़ा गया था, नोट कर लेना। जैसे कि हम देखते हैं कि नलसा, सलसा, डलसा ऐसी ही तो व्यवस्था करते हैं जो हमें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं, जो आगे हम इसके बारे में विस्तार से भी देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 40 वेरी वेरी मोस्ट है, जो मैंने डबल राइट के चिन्ह लगा रखे हैं, वो अति महत्वपूर्ण है। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। अनुच्छेद 41 राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। और इसके अंदर 4 शब्द भी दे रखे हैं, इसे भी नोट कर लेना, अंदरूनी क्वेश्चन बन सकता है साथियों। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता में गौर करना, जो कि निःशक्तता का आजकल नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया शब्द दे दिया, दिव्यांग, ये भी नोट कर लेना। तो इन चारों के लिए ही व्यवस्था करेगा राज्य, काम की, शिक्षा की और लोक सहायता की। जो इनका अधिकार होगा उसके लिए प्रभावी उपबंध बनाएगा राज्य। उसके बाद में अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध करेगा। गौर करो साथियों। और उसके बाद में अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था करेगा तथा कुटीर उद्योगों, ध्यान दो, कुटीर उद्योगों का प्रबंध तथा बढ़ाने का प्रयास करेगा राज्य। उसके बाद में अनुच्छेद 43 क या ए जो बाद में जुड़ा हुआ है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी होगी, पार्टनरशिप होगी। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था ये तत्व। उसके बाद में अनुच्छेद 43 ख या बी राज्य सहकारी समितियों के प्रबंध के उन्नयन का प्रयास करेगा, जो कि 97वें संशोधन 2011 के द्वारा यह जोड़ा गया था नीति निदेशक तत्व, जो कि ये प्रभावी 12 जनवरी 2012 को होगा। नोट कर लो, अति महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं पर भी हमें कोई कमी नहीं रखनी अपनी तैयारी में। इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसे जरूर करेंगे, ऐसी हम तैयारी करें प्यारे विद्यार्थियों। ये मान के चलो कि अगर हम 100% की तैयारी करते हैं तो 90 या 80% हम कर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद में अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, राज्य नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान कानून प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और कहा जाता है ये केवल गोवा राज्य में ही लागू है, क्योंकि वो छोटा सा राज्य है तो वहां पर तो समान कानून बन सकता है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। हाँ, सरकार की कोशिश जरूरी है प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है। उसके बाद देखो आगे अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शिशुअवस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करने के लिए प्रयास करेगा राज्य। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा यह बदला गया था, पहले जो था उसको हटा के उसकी जगह ही लिखा गया है। गौर करना, तभी तो यहाँ 45A या क नहीं बनाया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, जैसे कि छात्रवृत्ति देता है। SC ST और दुर्बल वर्ग 3 शब्द है, ऐसे नोट कर लेना। आजकल राजनीति विज्ञान की
भाषा में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। हमारा वीडियो बड़ा जरूर बनता जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं है अति महत्वपूर्ण, नोट कर लेना, भविष्य में बहुत काम आएगा। उस समय याद करना होशियार जी सर को कि हमने भारतीय राज्य व्यवस्था होशियार जी सर से पढ़ी थी, तभी तो आज देखो हमारा सिलेक्शन हो गया और हमारा ज्ञान बढ़ा, नॉलेज बढ़ा। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। मद्यपान निषेध इसी में है प्यारे विद्यार्थियों, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य गिनाता है अनुच्छेद 47। याद रखना, पोषण स्तर और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, तीन शब्दों की बात की गई है यहां पे, ध्यान देना। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं आज, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन राज्य कृषि और पशुपालन के लिए वैज्ञानिक प्रयास करेगा, नई टेक्नोलॉजी अपनाएगा तथा दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। कहने का मतलब है कि बछड़ों की रक्षा भी करेगा, संवर्धन भी करेगा और जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके वध का प्रतिषेध निषेध भी करेगा। गोवध निषेध कौन से में? अनुच्छेद 48 में है। उसके बाद में देखो आगे अनुच्छेद 48 का या ए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था। ये भी अति महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। देखो यहाँ पे डबल चिन्ह लगा भी रखे हैं मैंने। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कार्यपालिका कोई मनमर्जी से कानून न बनाए और न उस पर शासन करे या क्रियान्वित करे, न्यायपालिका उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। तभी तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आई थी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास। कहने का मतलब है कार्यपालिका मनमर्जी नहीं कर सकती, न्यायपालिका उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि दोनों ही पृथक पृथक है। उसके बाद में अनुच्छेद 51 अति महत्वपूर्ण है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। आपने देखा हो नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं शांति 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 पुकारते रहते हैं, अभी तक उनको शांति नहीं मिली है। प्यारे विद्यार्थियों, है क्या आपके ध्यान में कोई शांति जो आपके परिवार में, मोहल्ले में, गांव में हो तो बता देना। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ हमारे है शांति, या अपने मोहल्ले में, गली में या गांव में। ना जी ना प्यारे विद्यार्थियों, वो शांति नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। अगर वो शांति चाहती तो अपनी पत्नी यशोदा बहन को ही क्यों छोड़ते जो उनके साथ नहीं रहती है। मोदी जी को शांति चाहिए, अमन चैन की शांति, कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमन चैन की शांति हो, चारों तरफ भाईचारा बंधुत्व है, ये मानो वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला विश्व हो। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी शांति चाहिए, ठीक है ना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखो। उसके बाद में कहे इस अनुच्छेद में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य या लक्ष्य बताए गए हैं, जिनकी संख्या 4 है। याद रखना, जिन पर भारतीय विदेश नीति चलती है, जो अगले पेज 6 पर वर्णित है, ये भारतीय विदेश नीति के आधार माने जाते हैं। नोट कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कंपटीशनों में भारत की विदेश नीति भी टॉपिक आपने देखा होगा, तो ये भारतीय संविधान में वर्णित है, ध्यान देना। जो कि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या अभिवृद्धि राज्य करेगा, एक में दिया है, ए या कह सकते हो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का। बी में या ख में कहा है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। सी या ग में दिया अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और डी या घ में दिया अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। अब समझो इसको, चारों लाइनों को, ये हमारी विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं। उद्देश्य कह दो, लक्ष्य कह दो, जिन पे भारतीय विदेश नीति चलती है। नोट करो, फॉरेन पॉलिसी। जब भारत
एक देश से दूसरे देश से संबंध बनाता है तो उसे कहेंगे विदेश नीति। नोट, भारतीय विदेश नीति के निर्माता या जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम विदेश मंत्री भी थे। प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बनी थी 2014 में। वैसे कहा जाता है इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनके पास भी एक बार प्रभार आया था विदेश मंत्रालय का, लेकिन वैसे प्रथम महिला सुषमा स्वराज बनेगी जो आज हमारे बीच नहीं है। नंबर 1, समाजवादी विचारों से प्रभावित नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है जिसमें अनुच्छेद 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क और 47 इनका संबंध समाजवादी विचारधारा से है। नोट करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 2, गांधीवादी विचारों से प्रभावित निर्देशक तत्व या सिद्धांत अनुच्छेद 40, याद करो, ग्राम पंचायतों का गठन, 43 कुटीर उद्योग, उसके 39 के सहकारी समितियां, 46 याद करो SC ST की व्यवस्था अर्थ और शिक्षा के लिए, 47 मद निषेध, 48 गोवध निषेध, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। उसके बाद में नंबर 3, उदारवादी विचारों से प्रभावित निर्देशक तत्व या सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के 49, 50, 51 ये उदारवादी। तो कहने का मतलब 3 भागों में इनको बांट दिया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। नोट करो, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में साथियों आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना, जो कि नंबर 1, वैधानिक शक्ति का अभाव है, इन्हें कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, ये इनकी आलोचना हम न्यायालय में नहीं जा सकते। नंबर 2, अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप से संग्रहित है, तर्कहीन व्यवस्था है, कहीं पे भी तर्क नहीं दिया गया कि इसको लागू क्यों करे, क्या कारण है। नंबर 3, एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य में अस्वाभाविक राज्य सर्वोच्च है, ध्यान रखना। तो एक प्रभुता संपन्न में ये नहीं हो सकते, राज्य से बड़े नहीं हो सकते नीति निर्देशक तत्व कि वो उनको निर्देश दे, क्योंकि राज्य बड़ा होता है, नीति निर्देशक तत्व बड़े नहीं, राज्य सर्वोच्च होता है, उसको कोई भी निर्देश नहीं दे सकता, फिर तो वो बढ़ जाएंगे बड़े, ये ध्यान रखना। उसका नंबर 4, व्यवहारिक एवं अनुचित रूढ़िवादी है, रूढ़िवादिता पर चलने वाले निर्देशक तत्व हैं। नंबर 5, संवैधानिक द्वंद्व का कारण है, संवैधानिक टकराव होगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच, मुख्यमंत्री राज्यपाल के बीच टकराव होने की संभावना रहेगी साथियों, तो इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में टकराव, इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है, गौर कर लेना। इसमें बड़ा कौन है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार निर्णय दिए हैं, जैसे कि नंबर 1, चंपाकम दोहराई राजनम बनाम मद्रास राज्य विवाद 1951 में कहा कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से बड़े हैं, लेकिन प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को बड़ा बना दिया, जो कि अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया था, याद करो साथियों। और उसके बाद में नंबर 3 में हम देख सकते हैं 25वें संशोधन 1971 और 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण तत्वों को बड़ा बना दिया मूल अधिकारों से। और नंबर 4, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980 में कहा कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये वेरी मोस्ट बात है, नोट कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कंपटीशनों में, जो कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और नीति तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है, नोट कर लेना, एक दूसरे के पूरक है। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए सरकार को कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, कभी नीति तत्वों को बड़ा बताते हो, कभी मूल अधिकारों को, छोड़ो इसका, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये विवाद आप क्यों करते हो। तो इसलिए 1980 में एक दूसरे के पूरक बना दिया गया था साथियों। तो ये थे आपके सामने राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद, आप देखोगे 36 से 51 तक शब्द से क्रम से, तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बार बार आपको यही कहता हूं, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसी लगी आज वाली ये क्लास आपको, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने विस्तार से देख लिया, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक शब्द से और क्रम से
जो नए सिरे से नए तरीके से हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्यारे विद्यार्थियों, और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको कहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, अपनी तैयारी को स्मार्ट स्टडी के रूप में जरूर बना सकते हो कि कौन सी बात हमें ज्यादा पढ़नी चाहिए, हमारा सिलेबस कैसा है कंपटीशन का, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये जरूर कर सकते हो। वैसे कोई सॉल्ट नहीं होगा। ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा तो हम ये सोचेंगे कि महीने में ही तैयारी कर लेंगे, ना जी ना। तैयारी न महीने में होती है न 15 दिन में होती है, तैयारी को लंबा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने पहले तो बोर्ड के माध्यम से देखा और उसके बाद में नोट्स के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है मेरी तरीके से कि आपको समझाया जाए और आपके पल्ले पड़ जाए, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैटर को तैयार करो, अच्छे से अच्छे अपने नोट्स बनाओ, आगामी भविष्य में बहुत काम आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। जल्दी ही मैं एक नई रणनीति के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी सूचना आपको जल्दी ही दे दी जाएगी। भी क्या कुछ कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा, एक फिक्स समय पे हमारी क्लास आएगी, जो कि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी चिंता में आ जाते हैं जब क्लास समय पे नहीं होती है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ मैं पिछले दिनों में डिस्टर्ब रहा था, तबीयत भी खराब होने की वजह से समय पे मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा सका, लेकिन आगे मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो। मैंने कल ही बताया था आपको, रिस्क लेना जरूरी है, टेंशन लेना जरूरी नहीं है, क्यों रिस्क के बिना कोई काम नहीं हुआ। रिस्क लोगे तभी तो सफल होगे प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि अच्छी तरीके से इसे तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। नोट कर लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना, बहुत काम आएंगे। वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का। हमारा वीडियो बड़ा जरूर होता है लेकिन है महत्वपूर्ण। मानता हूं कि कुछ बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप तक मैटर पहुंचाना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, तब हमारे वीडियो बड़े होते हैं। लेकिन पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसको बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा मैटर जा रहा है, गजब महत्वपूर्ण और रोचक मैटर उस तक पहुंच रहा है। तो उसके लिए तो ये मानो बहुत ही बढ़िया रामबाण साबित होगा ये मैटर। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, बस आप मेरे पे विश्वास कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा से ज्यादा अपना मैटर तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, ठीक है। तो अंत में यही कहूंगा, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व और मूल कर्तव्य में अंतर देखेंगे। तीनों में तुलना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हमारा अगला टेस्ट जो होना है वो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक का होगा। टॉप 50 क्वेश्चन तैयार हो जाना और अपना मूल्यांकन करना कि हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है ना। आ गई ना बात समझ में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों। ओके, जय हिंद, जय भारत।